डॉक्टर के क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी पर केंद्रित है जो देश की स्वतंत्रता के लिए 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों के सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है और ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम है खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा रहा और उन्होंने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में ही खो दिया और उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के उपरांत खुदीराम में रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 18 वर्ष की उम्र में हाथ में भगवत गीता लेकर और वंदे मातरम के जय घोष के साथ फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। उन्नीस के दशक की शुरुआत में अरविंद घोष, सिस्टर निवेदिता ने के सार्वजनिक भाषणों ने खुदीराम बोस को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया। 1908 में खुदीराम अनुशीलन समिति से जुड़ गए जो 20वीं सदी की शुरुआत में गठित एक क्रांतिकारी समूह था जिसने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा लिया था। अरविंदो घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष जैसे राष्ट्रवादियों ने इस समिति का नेतृत्व किया और यहीं पे खुदीराम पूरी तरह से ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने न केवल बम बनाना सीखा बल्कि सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए वह उन बमों को पुलिस थानों के सामने भी लगाते थे। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने वाले थे। बंगाल के क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा सोनार बंगला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर एक घूसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया परंतु गवाही न मिलने के कारण खुदीराम निर्दोष छूट गए। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा खुदीराम बोस की जीवनी के लेखक हैं और उसमें लिखते हैं कि सत्येंद्र नाथ भी उसी मेले में घूम रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को झिड़कते हुए कहा, आपने डिप्टी मजिस्ट्रेट के लड़के को क्यों पकड़ा है? यह सुनते ही सिपाहियों के होश उड़ गए और जैसे ही सिपाहियों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई खुदीराम बोस वहां से गायब हो गया। बाद में डी वेस्टन की अदालत में सत्येंद्र नाथ पर पुलिस को भ्रमित करने के आरोप में मुकदमा चला लेकिन उन पर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। डी वेस्टन ने अपना फैसला इस तरह से लिखा कि अप्रैल 1906 में सत्येंद्र नाथ को अध्यापक पद से निलंबित कर दिया गया। 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वो फिर पकड़े गए और 16 मई 1906 को उन्हें रिहा किया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया परंतु गवर्नर बच गया। 1908 के शुरुआती महीनों में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पम्फ्राइट फुलर पर भी बम से हमला किया लेकिन वे भी बच निकले। उस समय
मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारियों में जुट गए थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया और अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक हुई और किंग्सफोर्ड को मारने की रणनीति बनाई हुई और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई, प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई और मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंगफोर्ड के बंगले की निगरानी की। खुदीराम तो किंगफोर्ड को उसके कार्यालय के बाहर ठीक तरह से देख भी आए थे। खुदीराम की बोस की जीवनी में लक्ष्मणेंद्र चोपड़ा लिखते हैं कि 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए और वहां दोनों वीर मोती झील क्षेत्र में एक धर्मशाला में ठहरे। दोनों युवाओं ने बारीकी से किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों के माध्यम से इस योजना की भनक लग गई थी। उन्होंने किंग्सफोर्ड को सचेत करते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन 30 अप्रैल 1908 को दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उनके आने की राह देखने लगे। रात के 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्गी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम बोस पीछे से भागने लगे और रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आने वाली बग्गी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। नूरुल हुदा अपनी किताब द अलीपुर बॉम्ब केस में लिखते हैं कि वो अंधेरी रात थी जब बग्गी किंग्सफोर्ड के घर के अहाते के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर पर छिपे हुए दो लोग उनकी तरफ दौड़े और उन्होंने बग्गी के अंदर एक बम फेंका और हिंदुस्तान में इस बम विस्फोट की आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई दी थी। कुछ दिनों बाद तो उनकी आवाज़ इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई जब इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर निकलने के कारण बच गया। दय योग से गाड़ियां एक जैसे होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियां इसमें मारी गईं। घटना के रिकॉर्ड में कहा गया है कि बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसको इतने अचूक निशाने के साथ फेंका गया था कि अगर हत्यारों से निशाना लेने में 1 फीट की भी गलती हुई होती तो 2 महिलाओं में से कम 1 की जान बच जाती। और खुद इस बम विस्फोट के बाद खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी दोनों ही रातों रात नंगे पांव भागते हुए 24 मील दूर बैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर विश्राम किए। बैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग तो निकले, लेकिन जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं रह गए और घटना के बाद जिला के पुलिस अधीक्षक ने मुजफ्फरपुर से मोकामा और बांकीपुर की दिशा में इन लोगों को पकड़ने के लिए कई पुलिसकर्मियों को रवाना किया। जिला प्रशासन ने तो ये भी घोषणा की थी कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उन्हें 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लक्ष्मणेंद्र चोपड़ा लिखते हैं 1 मई 1908 की सुबह बैनी रेलवे स्टेशन के पास किशोर खुदीराम बोस पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं और उसमें से किसी ने कहा कि वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी मर गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा और उनके मुंह से अनायास निकला, क्यों किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकान, उत्तेजना
उम्र के साथ साथ उनका बंगला बोलने का लहजा, नंगे पांव होने के कारण संदेह में खुदीराम फौरन पकड़ लिए गए। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था उस वक्त उनके कपड़ों से एक रिवॉल्वर नीचे गिर गया और उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक लोडेड रिवॉल्वर निकाल लिया और उनकी जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए मिले। दूसरी तरफ सहकर्मी खुदीराम से बिछड़ने के बाद प्रफुल्ल कुमार चाकी दूर तक भागने में कामयाब रहे। तकरीबन दोपहर के वक्त एक व्यक्ति त्रिगुण चरण घोष ने उन्हें अपनी ओर भागते हुए देखा और उन्हें बमबारी की घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और वो समझ चुके थे कि यह शख्स उन क्रांतिकारियों में से है। उन्होंने उसे पनाह देने का फैसला किया और उसी रात वो खुद प्रफुल्ल के साथ रेलवे स्टेशन से कोलकाता छोड़ने निकल पड़े। हावड़ा के नज़दीक आने के बाद ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी भी उसी ट्रेन में सवार थे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रफुल्ल की असलियत के बारे में पता चल गया और प्रफुल्ल भी समझ गए कि अब वो घिर चुके हैं। पकड़ में आने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकलना चाहते थे, लेकिन अपने आप को चारों ओर से घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी के शव को शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए मुजफ्फरपुर लाया गया, जहां तहसीलदार खां और फयाजुद्दीन ने शिनाख्त की कि ये वही शख्स है जो खुदीराम बोस के साथ क्लब के अहाते के पास मंडरा रहा था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रफुल्ल चाकी के शव को खुदीराम बोस को दिखलाया गया। खुदीराम बोस ने अपने साथी के शव को पहचान की, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिनेश चंद्र राय बताया। जब उनको चाकी की पिस्टल दिखाई गई तो उन्होंने उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि दिनेश ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक पिस्टल है। और इस घटना के 5 महीने बाद 9 नवंबर 1908 को प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने वाले नंदलाल बनर्जी की कलकत्ता में श्रीश चंद्र पाल और गणेंद्र नाथ गांगुली ने गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश HW कांडर्फ की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई गई। इतना संगीन मुकदमा और केवल 5 दिन में समाप्त। यह बात न्याय के इतिहास में एक मजाक बना रहेगा। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आज़ादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन थी। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था उनके भय से उसकी शीघ्र ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जेल के जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे और जब खुदीराम शहीद हुए थे तो उनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीने थी। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासवेत्ता सिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर, शहीद और अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाई। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे। नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। क्या गुलामी से भी बदतर कोई बीमारी हो सकती है? इस संकल्प के साथ खुदीराम बोस ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और अपने जीवन को सार्थक कर दिखाया कि वो कैसे ब्रिटिश दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए युवा शक्ति के साथ अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। पुणे से प्रकाशित मराठा
के 10 मई 1908 के अंक में उन्होंने लिखा था, यह चरम प्रतिवाद को साकार रूप से प्रस्तुत करने के लिए चरम विद्रोह का मार्ग है और इसके लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेदार है। अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली भाषा में निकलती थी और द एम्पायर जो इंग्लिश भाषा में आती थी, जैसे समाचार पत्रों ने लिखा कि इस क्रांतिकारी लड़के का मिजाज ऐसा था कि वह फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी मुस्कुरा रहा था और जिस रास्ते से उसके शव को निकाला गया उस रास्ते पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वतंत्रता के लिए उसके बलिदान को दिल ही दिल में स्वीकार करते हुए लोग चुपचाप उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे। पूरे देश में खुदीराम बोस के चित्र बांटे गए। अपने एक व्याख्यान में साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट को खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के आरोप में अध्यापक की अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खुदीराम बोस के एक चित्र को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर स्थान दिया था। खुदीराम बोस की शहादत का सबसे बड़ा असर विद्यार्थियों पर पड़ा और उनके बीच वंदे मातरम और आनंद मठ के पठन पाठन की रुचि पैदा हो गई। पीताम्बर दास ने उनके सम्मान में एक गीत लिखा जो आज भी बंगाल के घर घर में गाया जाता है और गीत है, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, अर्थात एक बार विदा तो दे माँ ताकि मैं घूम कर आ जाऊं। और इस गीत की आखिरी पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि 10 मास 10 दिन पोरे जन्मो नेबो मासिर घरे मागे, ताखेन जोदी न चिंते पारिस देखबी गोलाय फांसी। ओ माँ, आज से 10 दिन के बाद मैं मौसी के घर फिर से जन्म लूँगा। अगर मुझे न पहचान पाओ तो मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान देख लेना। ऐसे क्रांतिकारी युवा प्रेरणा स्रोत खुदीराम बोस आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आज भी बंगाल में इस गीत को उनके सम्मान में गाया जाता है। यह कोर्ट का आर्डर था जिसमें यह मेंशन किया गया था कि उधर खुदीराम बोस को सजाए मौत दी जाती है और यह 13 अप्रैल 1908 को यह घोषित किया गया था। यह भी उनका कोर्ट का ही लेटर है। उस समय के जो पेपर्स थे वो भी खुदीराम बोस की से जुड़ी घटनाओं को कवर किए। हाँ, खुदीराम बोस जब उनके मुकदमे का बहस चल रहा था उस समय जज ने उनसे कुछ वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में उसने बम से संबंधित कुछ बात पूछी तो खुदीराम बोस बहुत उत्साह के साथ जज से कहा था, आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। और अमर शहीद खुदीराम बोस के संदर्भ में पीताम्बर दास ने जो गीत लिखी थी उस गीत की अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि 10 महीने 10 दिन बाद मैं मौसी के घर जन्म लूँगा। अगर पहचान न पाओ तो मेरे गले में फांसी का फंदा देख लेना। ऐसे जीवंत व्यक्तित्व के धनी खुदीराम बोस जो देश के लिए 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन की उम्र में एक हाथ में गीता की प्रति लेकर और वंदे मातरम के जय घोष के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया, ऐसे क्रांतिकारी के प्रति देश ऋणी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि क्रांतिकारियों को हम वह उचित स्थान नहीं दे पाए जो स्थान उनको मिलना चाहिए। और भारतीय इतिहास में के पाठ्यक्रमों में इन क्रांतिकारियों के विषय में 2 से 4 लाइन के बीच में हम पूरा इनका विवरण समेट देते हैं। तो एक
मुहिम करनी चाहिए, एक पहल करनी चाहिए, ताकि हम क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान दें, क्योंकि वो भी चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। क्या ज़रूरत थी ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत लेने के लिए? लेकिन वह भारत माता माँ भारती के को स्वतंत्र कराने के लिए, दासता की बेड़ियों को काटने के लिए, कांग्रेस के जो उदारवादी तरीके थे उससे अलग होकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की। ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। और इसी कड़ी में आज का यह वीडियो खुदीराम बोस पर केंद्रित था। आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीर के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।